समय हो गया है कार्यक्रम किसान की बात का। आइए सुनते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज में कार्यक्रम किसान की बात के साथ आप जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को आजादी के इस अमृत महोत्सव की, आज के इस स्वतंत्रता दिवस की। आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं निरंकार। करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार। जी हाँ, और बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन इतना खास है कि इतनी खुशी हो रही निरंकार। बिल्कुल, आज 75 साल हमारी आज़ादी के हो गए हैं और 76वां स्वतंत्रता दिवस आज हम मना रहे हैं। और हमने इन पिछले सालों में बहुत तरक्की की है, हर क्षेत्र में तरक्की की है। अब कृषि की अगर हम बात करें, कृषि में भी हमने बहुत तरक्की की है। कितनी तरक्की की है, किस प्रकार की यात्रा हमारी रही है, इस विषय पर आज हम जानकारी लेंगे। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जगदीप सक्सेना जी, जो पूर्व प्रधान संपादक हैं पूसा नई दिल्ली से और जुड़े रहे हैं पत्रकारिता से। तो बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे करते रहे हैं अपने जीवन में। तो कृषि से जुड़े जो आंकड़े हैं उनकी जानकारी आज हम इनसे लेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। और मेरी ओर से भी देशवासियों को आज आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लहरा रहा है तिरंगा अब सारे आसमां पर। जय हिंद है आज हर एक की जुबां पर। तो जय हिंद के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। विषय आपको निरंकार जी बता ही चुके हैं। स्वतंत्र भारत में कृषि विकास की जो सतरंगी क्रांतियां हैं, इस पूरे विषय को आज के इस कार्यक्रम में समेटने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आज का कार्यक्रम मुझे लगता है आपको जरूर आप सुनेंगे, क्योंकि बहुत दिलचस्प होने वाला है। कृषि क्रांतियां कितनी रही हैं, किस तरह से भारत में कृषि का विकास हुआ है, एक कहें इस प्रत्येक स्तर पर कदम दर कदम अगर हुआ है तो किस तरह से हुआ, ये सारी बातें आज हमें डॉक्टर साहब से जानने को मिलेंगी। तो डॉक्टर जगदीप सक्सेना जी, जैसा कि हमारे कृषि ने बहुत तरक्की की है और कई ऐसे कृषि उत्पाद हैं जिनमें हम दुनिया में पहले नंबर पर आ गए हैं, आज के परिदृश्य में आप कृषि को किस प्रकार देखते हैं? निरंकार जी, आरती जी, देखिए आज हम 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं देश की आज़ादी के। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा आप कह रही थी कि जय हिंद का परचम आज पूरे विश्व में लहरा रहा है, तो ये जो भारतीय कृषि है इसका परचम भी पूरे विश्व में लहरा रहा है। आज हमारे देश की कृषि के क्षेत्र में एक वैश्विक पहचान है और उस पहचान के बहुत सारे ठोस कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारे देश में केवल विश्व की 2.4% भूमि है और लगभग 4% जल स्रोत हैं। जो ये दोनों जो स्रोत हैं ये कृषि के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन हम केवल इतने स्रोतों से ही विश्व की 18% से अधिक आबादी का भरण पोषण कर रहे हैं, और वो भी मान सम्मान के साथ। यानी कम कृषि क्षेत्र और कम पानी की उपलब्धता के साथ हम ज्यादा से ज्यादा फायदा दे रहे हैं। और इस कारण से देखिए, भारत जो है वो दूध के मामले में, दालों के मामले में, मसाले, जूट के मामले में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। और गेहूं, चावल, फल, सब्जी, गन्ना, कपास और तिलहन के मामले में दूसरे स्थान पर। लेकिन जो कोशिशें चल रही हैं उससे मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी ही इन क्षेत्रों में भी पहले स्थान पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि देखिए, इस साल जो 21-22 का जो अनुमान है वो खाद्यान्न उत्पादन का 314.51 मिलियन टन है। और जो बागवानी उत्पादन है, बागवानी उत्पादन के मतलब हो गया कि फल, सब्जी, मेवे, मसाले इत्यादि, वो 341.63 मिलियन टन पर पहुंच गया है। ये दोनों अपने अपने क्षेत्र के अब तक के सबसे बड़े रिकॉर्ड हैं। तो जब हम इस तरह से जल्दी जल्दी रिकॉर्ड बना रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारी कृषि विकास की दर है वो भी आगे बढ़ रही है, और इस वजह से आज भारत कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। और केवल आत्मनिर्भर ही नहीं है,
बल्कि आज हम इस स्थिति में भी हैं कि हम जो जरूरतमंद देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनको मुफ्त दे देते हैं भोजन। उनके यहाँ हमारे जहाजों से जाता है और निर्यात, जो व्यावसायिक निर्यात है, उसमें भी हमारी बड़ी अच्छी दखल हो गई है जी। तो जो आप कह रही थी कि जय हिंद का परचम तो पूरे विश्व के स्तर पर फहरा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा हमने बहुत जल्दी कर लिया, ये एक यात्रा थी जी। ये बहुत बड़ी बात है कि हम आज इस स्तर पर पहुंचे हैं। और ये भी सच्चाई है कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हम कृषि के कई चीजों में बहुत पीछे थे। किस किस तरह की यात्रा रही वो भी हम जानना चाहेंगे जी। मैं थोड़ा सा एक आपको पीछे ले चलता हूँ जी। तो सन 1947 में, जैसा आप सब जानते हैं, कि भारत आजाद हुआ, लेकिन उस समय इस देश के ऊपर, भारत देश के ऊपर एक दुर्भिक्ष का साया था, जिसको कहते हैं अकाल, भूख और अकाल। 1942-43 में बंगाल में जी। जो कि विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है कि इतना बड़ा अकाल हमारे देश में पड़ा था, जब लोग दाने दाने के लिए तरस गए थे और केवल पूर्वी भारत में ही 20 लाख लोगों को भूख के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब 1947 में हमारी क्या दशा रही होगी। अच्छा, ऊपर से जो हम कहते हैं ना कि करेला और ऊपर से नीम चढ़ा जी। वो हुआ ये कि जो गेहूं के उत्पादक देश थे, उत्पादक क्षेत्र थे हमारे देश के, वो पाकिस्तान में चले गए। इसी तरह से जो हमारे चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र थे, वो पूर्वी पाकिस्तान, जिसको कहते हैं बांग्लादेश, जो बन गया, उसमें चले गए। उसके अलावा बर्मा से हमारे यहाँ काफी चावल आया करता था, वो आपूर्ति भी बंद हो गई। तो हुआ ये कि भारत एकदम भुखमरी कगार पे आ गया। और विदेश के जो विद्वान थे वो तो यही कहते थे कि भारत आजाद तो हुआ है, लेकिन भारत अपनी भूख को संभाल नहीं पाएगा, अपनी आबादी को संभाल नहीं पाएगा किसी भी तरह से। लेकिन हमारा एक नेतृत्व था, हमारे नेतृत्व की एक पहचान थी। तो पंडित नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी एक वैज्ञानिक सोच थी और उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों के बीच जाकर ये कहा कि देखिए, सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, हम मतलब और कामों में देरी कर सकते हैं, लेकिन कृषि में हम देरी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपनी इतनी बड़ी जनता को भूख और अकाल से हमेशा के लिए मुक्ति दिलानी है। इसलिए कृषि उत्पादन बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। और 1950-51 में जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, उस समय हमारे यहाँ 54 मिलियन टन अनाज होता था, जो कि योजना के अंत में पहुंचते पहुंचते 65.8 मिलियन टन तक पहुंच गया जी। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि उस समय जो ये अनाज था ये पर्याप्त था। अभी भी हमारा देश जो है वो परेशान था कि भाई कैसे खत्म करें, क्योंकि आबादी भी लगातार बढ़ती चली जा रही थी और आजादी के बाद मांग भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि लोग धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हो रहे थे। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी, उसमें अब ये आवश्यक हो गया कि देखिए, लोग की आमदनी होगी, जब क्रय शक्ति होगी, तभी तो वो अनाज खरीदेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सा उद्योगों को थोड़ी सी प्राथमिकता दी गई। लेकिन इसी बीच अब आप ये देखिए कि जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आई, जो 1961 से 66 के बीच में, तब तक स्थितियां और बिगड़ गई। हमें बहुत ज्यादा अनाज जो है आयात करना पड़ता था। अच्छा, और देश जो थे वो हमको अनाज देने के लिए तैयार नहीं थे, शायद उनके पास उतना अनाज था भी नहीं। अमेरिका से PL 480 एक योजना चला करती थी, उसके अंतर्गत अनाज आया था जहाज से, और वो लाल गेहूं, खटिया गेहूं आता था। और लोग कहते थे ये भी थे कि साहब ये जो गेहूं आता है हमारे देश में, वो वहाँ के मवेशी भी नहीं खाते, इसलिए वो यहाँ भेज देते हैं। तो जहाज से अनाज आता था हमारे यहाँ, फिर वो बढ़ता था, तब लोगों का पेट भरता था। तो उस स्थिति को हम लोग कहते थे कि शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस, कि जब जहाज आएगा तब पेट भरेगा। तो जो 1961 में जब योजना शुरू हुई, हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना, तब ये संकल्प लिया गया कि नहीं भाई, अब बहुत हो गया, अब तो जो है वो हमें अन्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता जो है वो हासिल करनी ही करनी है। इसलिए ये प्रयास किए गए। और देखिए, एक बात और भी थी कि केवल किसान के बस की बात नहीं थी। किसान हमारे बहुत मेहनती हैं, बहुत लगनशील हैं, अच्छी सोच है, लेकिन समय बदल रहा था। उनको चाहिए थे नए अनुसंधान, उनको चाहिए थे नई किस्में, उनको चाहिए थे नए निवेश, कृषि निवेश जिसको हम कहते हैं, इनपुट्स। वो सब कैसे होगा? तो इसके लिए एक योजना बनाई गई कि भाई नहीं, अब तो करना है। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक हैं, जिनको बाद में जो है वो कृषि का जो है नोबेल पुरस्कार जिसको कहते हैं, वर्ल्ड फूड प्राइज, वो भी मिला, तो वो थे। और मैक्सिको में एक और वैज्ञानिक थे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। वो जो है वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। उनके निमंत्रण पे भारत आए। उन दोनों लोगों ने मिलकर हमारे यहाँ हरित क्रांति की
रूपरेखा तैयार करी और इसको पूरा भारत सरकार का सहयोग भी मिला। तो अब ये उन्होंने जो पंजाब और हरियाणा की गेहूं उत्पादक क्षेत्र थे वहां गए, वहां देखा कैसे किस्में हो सकती हैं। तो उस समय एक समय दिक्कत ये होती थी कि जो हमारी आम किस्में हुआ करती थी जो गेहूं की, वो थोड़ी सी लंबी होती थी, उनमें अगर ज़्यादा पैदावार हो भी तो अपने बाली की बोझ से ही दब जाती थी। अच्छा। तो इसलिए ये सोचा गया कि मैक्सिको में जो बोनी किस्में चल रही थी उन बोनी किस्मों को यहाँ लाया जाए। लेकिन ये जितना काम आसान दिख रहा है इतना था नहीं। ये कोई मनुष्य नहीं था कि उसको लाके हम यहाँ ले आए और यहाँ आ गया। ये पूरी बहुत बड़ी वनस्पति जगत की बात थी। तो उन किस्मों को लाकर यहाँ के जलवायु के हिसाब से, यहाँ की कृषि विधियों के हिसाब से उसको ढाला गया। तो डॉक्टर बुरलॉग और डॉक्टर स्वामीनाथन ने मिलजुल कर जो ये काम किया, उससे हुआ क्या कि राष्ट्रीय प्रदर्शन लगाए गए। बहुत जगह भाई, अब किसान को आप अगर ये कह देंगे कि ये किस्म ले लो, लगा लो, इससे उपज बढ़ने जाएगी, तो किसान मानेगा नहीं। उसकी मेहनत होती है, करके तो पसीना बहता है, बिल्कुल। उसको पूरे विश्वास में लेना पड़ता है कि नहीं तुम इसको उगाओ तो ये होगा। तो इसलिए 1000 जगहों पर राष्ट्रीय प्रदर्शन किए गए। तो जो हमारी पहले वाली किस्में थी उनसे पैदावार मिलती थी 1 टन, और जो ये हमारी किस्में आई उनसे 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर उपज मिलने लगी। आप सोच लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। और इस परिवर्तन को मैं अपने इस अवसर पर भी अपने सभी किसान भाइयों को बहुत बधाई देना चाहूँगा और उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने इसको, इन गेहूं की किस्मों को अपनाया। तो हमारा गेहूं का उत्पादन जो था वो बढ़ने लगा। जो 1966 में 11 मिलियन टन जो था इस अनाज से, उससे 1968 में 17 मिलियन टन बढ़ने लगा। और ये जो उपलब्धि हुई, इतना बड़ा उछाल जो आया गेहूं के उत्पादन में, और उसके बाद लगभग ऐसी ही कहानी जो थी चावल में भी दोहराई गई। तो जब चावल में भी दोहराई गई तो पूरा अन्न उत्पादन का हमारा सिनेरियो बदल गया। हमने आयात जो था वो बंद कर दिया। तो ये पूरे विश्व में जो है वो हरित क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। और ऐसी सफलता, ऐसी कामयाबी जिसमें किसान, वैज्ञानिक सब ने मिलजुल कर काम किया, एकजुट होकर काम किया, और नेतृत्व, भारत का जो शीर्ष नेतृत्व था उसने मिलकर काम किया और अनुसंधान का पूरा लाभ उठाया। तो ये नई किस्में थी, इसलिए इनको ज्यादा ये जरूरत थी कि भाई इनको पानी कितना देना है, इनको खाद और उर्वरक कितनी देनी है, ये सारी चीजें जो थी वो तय की गई। अब जैसे मैंने आपसे चावल की बात करी, तो जो सामान्य किस्में थी उनसे केवल 2 टन प्रति हेक्टेयर उपज मिलती थी, जबकि जो नई किस्में आई उनसे 6 से 7 टन मिलने लगी। और ये फसल जो थी वो 105 दिन में ही तैयार हो जाती थी। तो इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ। और आगे चलकर अब देखिए, एक यात्रा होती है, यात्रा का एक प्रारंभ बिंदु होता है। तो ये प्रारंभ बिंदु जो था वो चल पड़ा। उसके बाद तो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बिल्कुल। और इसके साथ साथ फिर दूसरी क्रांति भी आई, श्वेत क्रांति आई, हरित क्रांति के बाद नीली क्रांति, पीली क्रांति, बहुत सारी क्रांति देश में आई। ये हमारी सतरंगी क्रांतियां जिनकी आज हम बात कर रहे हैं। जी। तो देखिए, अब हम देखिए गेहूं में और धान में तो आत्मनिर्भर हो गए जी। हाँ, अब समस्या आई भाई तिलहन की जी, क्योंकि तेल भी चाहिए। और तिलहन के संग जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि हम जो तेल आयात करते थे उसमें हमारी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च हो जाती, आ तो जाता था। उस समय तक ऐसी स्थिति नहीं रह गई थी, कोई देश हमको नहीं दे रहा है या हमें और कोई समस्या हो, तो तेल चाहिए था। तो हुआ ये कि फिर 1986 में एक रणनीति बनाई गई, उसको कहा गया कि राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी मिशन। एक राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी मिशन जब बना, और उसमें क्या किया गया कि बहुत सारी नई किस्में आई, जिस तरह से कि धान और गेहूं में नई किस्में आई, तो तिलहन की नई किस्में बनाई गई, उनके लिए कृषि विधियां विकसित करी गई। तो 1986 के अगले 10 साल में जो खाद्य तेलों का उत्पादन था वो 12 मिलियन टन से बढ़कर 24 मिलियन टन हो गया। तो यही उछाल जो हुआ तिलहन उत्पादन में, इसको हम पीली क्रांति कहते हैं। इसी तरह दालों का उत्पादन बढ़ाया गया, क्योंकि दाल के हम जो है वो सबसे बड़े उत्पादक हैं और सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं। लेकिन फिर भी हमें दाल थोड़ी सी कम पड़ती है, क्योंकि अभी भी और उत्पादन बढ़ा जाने की जरूरत है। जी। इसीलिए पिछले कुछ वर्षों से लगातार दलहन उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और 2007-08 में 14.76 मिलियन टन के मुकाबले अब दलहन उत्पादन जो है वो 25 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। तो हमने इस तरह से पीली क्रांति भी ये करके दिखाई। और इसी संदर्भ में थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे मक्का है, मक्का की एक क्वालिटी प्रोटीन डेवलप करी गई वैरायटी,
जिससे कि लोगों को मक्का में जो है अच्छा, कम मक्का खाएं तब भी ज़्यादा प्रोटीन मिले। अब बात ये हो रही थी कि हम अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए थे, तो हम धीरे धीरे इस ओर बढ़ रहे थे कि हमारी भोजन की जो पोषकता है, जो गुणवत्ता है, उसको भी बढ़ाएं। इसलिए ये सब अनुसंधान भी शुरू हो गए। मिठास की बात करें, गन्ने की बात करें, तो गन्ने की एक को सीरीज बनी। वो को सीरीज की जो हमारी गन्ने की किस्में हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। उनमें जो मिठास का प्रतिशत होता है, जो शर्करा का प्रतिशत जिसको हम कहते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। और ये किस्में तो इतनी मशहूर हैं कि बहुत सारे एशियाई और अफ्रीकी देशों में भी जाती। सीओ के नाम से जो आती है। हाँ जी, सीओ। तो ये वो कोयम्बटूर नाम है, कोयम्बटूर से। हाँ हाँ, गन्ना अनुसंधान केंद्र है वहाँ पे। जी जी जी। तो मैं यहाँ पर ना एक थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो अनुसंधान हो रहा था, ये हो रहा था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नेतृत्व में। ये देश की शीर्ष संस्था है जो कि कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देती है, कृषि अनुसंधान के लिए सब कुछ काम करती है। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से, बिहार में। और वहां पर एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भी था, लेकिन वो 1934 में भूकंप आया वहां पर, जिससे कि वो ध्वस्त। तब ये हुआ कि इसको किसी ऐसी जगह ले जाया जाए जहां आधुनिक सुविधाएं भी मिल जाएं और जो मतलब देश के लगभग मध्य में हो। तब ये दिल्ली आया, जो दिल्ली का जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इसको पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं जी। जो ये संस्था है ICR, इसके 100 से ज्यादा संस्थान है। आप किसी भी जो कृषि कमोडिटी है, जिसको जिन्स कहते हैं, आप अगर नाम लेंगे तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक संस्थान इसका है। यहाँ पे एक चीज छोटी सी मैं और बताना चाहूंगा कि जब हम भारतीय कृषि की बात करते हैं जी, तो उसमें हम केवल कृषि नहीं लेते। केवल ऐसा नहीं खेत और बाग बगीचों की ही बात हो रही है, तो मत्स्य पालन और सारी जी, उसमें मत्स्य पालन भी है, पशुपालन भी है, मधुमक्खी पालन भी है, वो सभी पे, और मछली पालन, सब कुछ उसी पे आता है। तो इस तरह से जो लहर चल रही है, ये आगे बहुत कामयाब होने वाली है जी। बिल्कुल। तो देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी इस पर एक संदेश दिया है। तो आइए सुनते हैं क्या है वो संदेश। सभी को नमस्कार। प्रिय नागरिक भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबका यह सौभाग्य है कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक मौके के हम साक्षी बन रहे हैं। इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, इस अभियान को सफल बनाएं। अपने घरों में, संस्थानों में और सभी स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। मेरा आप सब से यह भी आग्रह रहेगा कि जब हम राष्ट्रीय ध्वज को ध्वजारोहित कर रहे हैं, उस समय राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का हम पूरा ख्याल रखें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। आजादी का इस अमृत महोत्सव में, इस स्वतंत्रता दिवस पर एक देशभक्ति लहर चलाई जाए इस स्टूडियो के माध्यम से। बिल्कुल। चोला केसरिया रंगलीना, देश की खातर हमने तन मन धन अर्पण कर दीना। चोला केसरिया रंगलीना, अब तो चोला केसरिया रंगलीना।
जंग का ऐलान हुआ, मोर्चे में बड़े रहे, दुश्मन की राइफल के आगे सीना तान खड़े रहे, सनन सनन गोली बरसे, पहरी की जुआड़े रहे, मुंडे पटपट गोली मारे करके ने ओ शान लड़े, पहाड़ झाड़ नदी नाले ले हाथों में प्राण लड़े, घर बार भूल के ने रणभूमि में जान लड़े। हो शेर की डाल ताने कैसी ना, मातृभूमि के लिए एक हम करते खून पसीना, चोला केसरिया रंग लीना। दड़ दड़ करके टैंक चले, उठे धुएं का गुबार, दना दन गोले बरसे, तोप छोड़े बेशुमार, सिर पे लड़े जहाज हवाई, कर दे बेड़ा वार पार, काना तक के पर्दे फटे, ऐसा हो हवाई शोर, गर्मी सर्दी देखे नहीं, चाहे बरसे घटा घोर, मारो मारो करते रहे, मौत दिखे चारों ओर। भूल जा जंग में खाना पीना, दुश्मन और बीमारी को ना समझा करते हीना, चोला केसरिया रंग लीना, अब तो चोला केसरिया रंग लीना। करमपाल शर्मा जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत देशभक्ति गीत अभी हम सब ने इसको सुना और आनंद लिया। वापस से आते हैं अपने इस विषय पर, स्वतंत्र भारत में कृषि विकास की सतरंगी क्रांतियां। इतनी अच्छी इतनी महत्वपूर्ण बातें आज हमें डॉक्टर जगदीप सक्सेना जी से जानने को मिल रही है। इसी बात को, इसी जो पूरी एक विकास यात्रा है उसको आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब, आप और क्या कुछ बताना चाहते हैं आज के इस बारे में? श्वेत क्रांति की हम बात करेंगे, क्योंकि कृषि करने वाले सभी किसान भाई पशुपालन जरूर करते हैं, और दुनिया में जैसे हम पहले नंबर पर कैसे कैसे पहुंचे वो भी हम जानना चाहेंगे। जी, देखिए, जब हम सतरंगी क्रांति की बात करते हैं तो सफेद रंग जो है जी, वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जी, जब भी इंद्रधनुष बनता है तब भी सफेद रंग की एक अपनी अलग खासियत होती है। तो जब बात जैसे हम कर रहे थे हरित क्रांति की और अनाज की, तो उसको अगर फिर से हम इस सिलसिले को जोड़ें तो जब 1950 और 1960 का दशक चल रहा था तो जिस तरह से भारत अनाज को आयात करता था उसी तरह भारत दूध का आयात भी करता था। अच्छा, दूध पाउडर आता था, फिर उसको जो है सप्लाई किया जाता था और उससे दूध बनाकर लोग जो है वो इस्तेमाल करते थे। पर कैपिटा उपलब्धता बहुत कम थी, बहुत ही कम थी। तो 1970 में भारत सरकार ने एक ऑपरेशन फ्लड नाम की परियोजना शुरू करी और इसके अंतर्गत टोटल ये कुल मतलब ये प्रयास किया गया कि भाई किसी तरह से दूध का उत्पादन बढ़े और दूध का वितरण भी हो, दोनों चीजें हो, और जो दूध उत्पादक है उसको उसकी जो दूध उत्पादक की कीमत है वो भी मिले। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, जो विदेशों में होता है वहाँ बहुत बड़े बड़े डेयरी प्लांट्स होते हैं। हमारे यहाँ अभी भी, चाहे वो हम खेती की बात करें और चाहे दूध उत्पादन की बात करें, अभी जो मुख्य बीड़ा जो उत्पादन बढ़ाने का है वो छोटे किसानों ने उठाया हुआ है। और किसान के पास खेती के साथ जो है वो पशुपालन भी करता है, वो उसके पास 2 पशु 4 पशु होंगे जरूर रहते हैं। और इसको ये भी कहा जाता है कि भाई पशुधन जो होता है वो किसानों के लिए बीमे का काम करता है, कि मान लो अगर खेती किसी तरह से उतनी अच्छी नहीं भी हो पाई तो कम से कम दूध बेचकर तो आमदनी होगी, बच्चों की रोजी रोटी चलती रहेगी। बिल्कुल। तो ये ऑपरेशन फ्लड जो शुरू किया गया उसमें एक तो नस्ल सुधार पर ध्यान दिया गया, फिर पशुओं का खाना किस तरह से हो, जब उनको अच्छा चारा नहीं मिलेगा, अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे दूध उत्पादन बढ़ेगा। तो चारे की गुणवत्ता पर अनुसंधान हुआ कि भाई उनको अच्छा चारा दिया जाए। इसी तरह से हमारे पशु बीमार बहुत हो जाते थे, तो एक पशु अनुसंधान शुरू किया गया कि भाई जो है इस तरह से काम किया जाए। हालांकि देश में पशु अनुसंधान की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के रूप में बंगलौर में काफी पहले शुरू हो गई थी, लेकिन जब ये ऑपरेशन फ्लड चला तो सब एकजुट हो गए
दूध उत्पादक और वैज्ञानिक सब एकजुट होकर इन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया। और इसका प्रभाव ये हुआ कि सन 1998 में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत ने विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। जी, तो ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कहीं मील का पत्थर साबित हुआ है हमारे लिए आज के संदर्भ में भी। देखिए डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाहते हैं, बहुत जल्दी से, समय कम रह गया है, कि आज के संदर्भ में जब नई तकनीकों का आगमन हो चुका है कृषि में, तो आप कहाँ देखते हैं कृषि की स्थिति को और इन नई तकनीकों का क्या विशेष महत्व है? देखिए, नई तकनीकें जितनी भी आती जा रही हैं जी, उन तकनीकों का लाभ जो है वो पहुंचाया जा रहा है जी, किसानों तक सीधे। देखिए, जो कृषि है उसके संग क्या है, उसका उत्पादक जो है किसी एक बड़ी कंपनी में उसमें नहीं बैठा हुआ है, किसी कॉर्पोरेट हाउस में नहीं बैठा हुआ है। जो कृषि का हमारा जो सबसे ग्राउंड लेवल पर जो काम कर रहा है वो किसान है, जो छोटा किसान भी हो सकता है। जी। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में छोटे किसानों की बेहतरी के बारे में बातें करी हैं। वो उसका महत्व समझ रही है सरकार की, छोटे किसान हैं। और इन छोटे किसानों तक तकनीकें पहुंचाने के लिए जो मैंने बताया आपको कि आईसीआर ने देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोल कर रखे हैं, और कुछ में तो दो हैं। तो इस समय हमारे पास लगभग 700 से अधिक बल्कि कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो नई तकनीकों को पहुंचा रहे हैं। जी। और इन तकनीकों में जो नई चीजें जुड़ी हैं वो जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, फिर डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारे मोबाइल ऐप बनाए गए हैं, जी, फिर रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, ड्रोन का इस्तेमाल भी अब ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। महत्वपूर्ण। तो इन सबके इस्तेमाल के साथ ये प्रयास किया जा रहा है कि कृषि को, उत्पादन को किस तरह से ज्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और बेहतर की मांग भी हो रही है। जी। तो आज भी प्रधानमंत्री जी ने जैसे अपने भाषण में कहा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। यानी हमारे किसान भाई समझें कि आपकी मेहनत के साथ साथ अनुसंधान का पूरा लाभ लेकर के ही हम कृषि के उत्पादन को अधिक बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर जगदीप सक्सेना जी, आप हमारे साथ जुड़े और कृषि विकास की यात्रा के बारे में जो विस्तार से आपने बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निरंकार जी, आरती जी। और आरती, अब घड़ी की सुइयों से मिल रहा है इशारा कि अपने किसान मित्रों से विदा लेने का वक्त हो रहा है हमारा। जी बिल्कुल निरंकार जी, और आज का कार्यक्रम उम्मीद है आपको बहुत ही रोचक भी लगा होगा, साथ ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंची होंगी। तो फिलहाल आज के लिए मैं आरती और साथी निरंकार आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।